हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस है। फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से थोड़ी शिकायत है। जितने लोग वीडियोस को देखते हैं, जितने लोग लेक्चर को देखते हैं, ना तो उतने लोग वीडियो और लेक्चर को लाइक करते हैं और ना ही आप लोग शेयर करते हैं। तो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? प्लीज मुझे बता दीजिए कि आप लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते। आपको क्या पसंद नहीं आ रहा, मुझे बताइए कि सर हमें ये चीज पसंद नहीं आ रही, तो फिर मैं वो चीज आपके लिए चेंज कर दूंगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी फायदा मिला है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर किया करो, ताकि दूसरों तक ये चीज पहुंचे। मैं यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए। आप थोड़ा-सा मेरा इतना काम कर सकते हो कि वीडियो को लाइक और शेयर करके आगे बढ़ा दो, ताकि किसी दूसरे तक ये वीडियो पहुँच जाए, उसको कुछ फ़ायदा मिल जाए। चलिए आज का लेक्चर जो शुरू करते हैं। आज फिर हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन्होंने पुराने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वो वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और कोई भी डाउट या क्वेरीज आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट करके। और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड आप हमें इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं 9896160956। पेड स्टडी मटेरियल रहेगा, एक्यूरेट और कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? तो यहाँ पर देखिए किस ईस्वी के बारे में बात हो रही है। ईसा पूर्व छठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। गांधार, कंबोज, सूरसेन, मगध। तो आपने अगर थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी तो आपको पता है कि मगध के बारे में बात होती रहती है। तो मगध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और शक्तिशाली यहाँ पर तो राज्य था छठी शताब्दी से पहले। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह जिसको कि गिरिब्रज बोलते हैं, या चंपा। तो ये क्वेश्चन 53rd, 54th और 55th बीपीएससी में लगातार 3 साल एक ही क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, और उसके बाद में कौन सी बनी? पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? जो अजात शत्रु था उसके वंश का क्या नाम था? मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश या फिर गुप्त वंश? तो सही उत्तर क्या है? हर्यक वंश। राइट आंसर है बी। अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश। मौर्य वंश, नंद वंश, गुप्त वंश, आपने सारे ये पढ़े होंगे हिस्ट्री के अंदर। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आई होप आपने जरूर पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हुए तो इस लेक्चर को देखने के बाद प्लीज जाकर एक बार रिवाइज कर लीजिए सारी चीजों को, ताकि आपको चीजें कॉन्सेप्ट याद आ जाएं कि ये मैंने पढ़े थे और ये सर ने क्वेश्चन करवाए हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक। ये नाम जरूर ध्यान रखना, जीवक। कई बार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है जीवक। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो ये किसके दरबार से संबंधित था? बिल्कुल सिंपल सा आंसर है बिंबिसार। तो ये जो जीवक है ये इसका दरबारी कवि था बिंबिसार का। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन, अभी तो ये क्या है, घुमा के पूछा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। कई बार क्या होता है, सीधा ही आ जाता है कि जीवक किसका दरबारी वैद्य था। तो बिंबिसार का ये दरबारी वैद्य था। ठीक है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं समय भी इसी कारणवश मारा गया? तो ऐसा कौन सा राजा था, कौन सा शासक था जिसने अपने पिता की हत्या की और उसके बेटे ने फिर उसकी हत्या की? तो ऐसा था अजातशत्रु, जिसने की अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। किसके लिए? गद्दी ग्रहण करने के लिए। शासक या राज ग्रहण, गद्दी ग्रहण करने के लिए अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। और उसके बाद उदयन जो है अजातशत्रु का पुत्र था, इसने अपने पिता की हत्या कर दी, क्योंकि ये भी गद्दी हत्याना चाहता था। तो ये देख लीजिए, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की और उदयन ने अपने पिता की हत्या की। तो इसमें क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? तो वो अजातशत्रु है, और समय भी इसी कारणवश मारा गया, तो वो भी अजातशत्रु है। ध्यान रखना इस बात का। राइट आंसर बी। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन बहुत मतलब कि काफी स्टूडेंट को इसका आंसर पता होता है। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? देखिए, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, तक्षशिला या फिर पाटलिपुत्र? तो सही उत्तर क्या है? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का जो पहला गणतंत्र है वैशाली, वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्यों के द्वारा, नंद के द्वारा, गुप्त के द्वारा या फिर लिच्छवी के द्वारा? गुप्त नहीं हो सकते, ये बहुत बाद में आए थे। मौर्य, नंद और लिच्छवी से हो सकता है आंसर। तो राइट आंसर क्या है? लिच्छवी।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर हमें गलत कथन बताना है। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, ये बिल्कुल ठीक कथन है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ये भी ठीक है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, तो ये यहाँ पर गलत है। बाकी तीनों ये सही है, ये यहाँ पर गलत आंसर हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको इसको सॉल्व करने की ट्रिक बताऊंगा। एक साइड सूची 1 दी हुई है, दूसरी साइड सूची 2 दे रखी है। यहाँ पर क्या किया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट से आंसर बताना है। यहाँ पर देखिए सूची 1 है, यहाँ पर सूची 2 है, यहाँ पर प्राचीन जनपद है और उसकी राजधानी है। अब देखिए मान लीजिए 4 हो गई, कुरु, पांचाल, कौशल और वत्स। इस साइड श्रावस्ती, कौशाम्बी, अहिछत्र और इंद्रप्रस्थ। अब मुझे क्या है, मुझे सिर्फ एक पता है। मुझे कौन सी पता है, वत्स, कि वत्स की राजधानी कौन सी है, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। ठीक है, अब देखिए इसको हम मिला देते हैं। वत्स की राजधानी कौन सी है, कौशाम्बी। अब चलिए हम आंसर देखते हैं, यहाँ पर आंसर दिया होगा कुछ। ये देखिए मैंने क्या किया था, डी का 2 लगा दिया ना। यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसमें डी का 2 है, तो मतलब ये हमारा बी आंसर हो गया। बाकी आपको नहीं भी पता तो भी आप आंसर आसानी से कर पाएंगे, इसका बी आंसर है, तो सही उत्तर भी क्या है, बी। मुझे सिर्फ एक पता था कि डी का 2 है, जैसे कि वत्स की जो राजधानी है वो कौशाम्बी है, तो बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए बाकी देख लेते हैं, अभी आपको रिवीजन हो जाएगी। ए का 4, बी का 3 बच गया। चलिए, कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्र और कौशल की श्रावस्ती और वत्स कौशाम्बी, ये हमें पहले से याद था। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन आपको नहीं भी पता होगा तो भी आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा सा पढ़ के जाया करो, थोड़ा सा वीडियो लेक्चर को देखा करो। वीडियो लेक्चर में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता हूँ तो आपको एग्जाम में जाके हेल्प करेंगी। और मुझे कई बार बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट मुझे कॉल करके कहते हैं कि सर आज मैं एग्जाम में बैठा था और मुझे वहां पर ज्यादा नहीं सर 100 क्वेश्चन में एग्जाम में आए थे, 100 में से 60 क्वेश्चन में तो आप ही मुझे याद आ रहे थे कि वहां पर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो और मैं उसका आंसर टिक कर रहा हूँ। क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो और खुद बता रहे हो कि इसका आंसर डी है, इसका आंसर है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट मुझे कॉल करके ये कहता है, जब स्टूडेंट मुझे मैसेज करके ये कहता है कि सर जब क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था तो मेरे माइंड में यही चल रहा था कि राय सर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और आप ही उसका आंसर मुझे बता रहे हो। तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा क्यों हुआ उस स्टूडेंट के साथ, ऐसा क्यों होता है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ, क्योंकि वो मेरे वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, वो मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं। जब आप मेरे साथ बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके माइंड में सारे क्वेश्चन मेरे आवाज के रूप में चलेंगे। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वैसे एग्जाम में भी आपको ऐसा लगेगा कि आपके लिए क्वेश्चन मैं रीड आउट कर रहा हूँ, आप खुद नहीं पढ़ रहे हैं, और आंसर भी मैं ही आपको वहां पर बता दूंगा। तो थोड़ी अगर हेल्प चाहिए एग्जाम में तो थोड़ा सा मेहनत करनी सीखिए। यहाँ पर अभी तक मेरे हिसाब से 15 से 17 लेक्चर हो चुके हैं। ये जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं आपको, डेली यहाँ पर लेक्चर दिया जा रहा है। ये नई सीरीज शुरू की थी तो 15 से 17 लेक्चर हो गए। ये देख लो एक बार, 15 से 17 लेक्चर। एक लेक्चर यहाँ पर ज्यादा नहीं, 20 से 30 मिनट का एक लेक्चर होता है एवरेज, ऑन एन एवरेज। कोई लेक्चर यहाँ पर 15 मिनट का होगा, कोई यहाँ पर 35 मिनट का भी हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज एक लेक्चर 20 से 30 मिनट का होता है, तो उसको देख लिया करो, बहुत हेल्प मिलेगी। और जब आपको पता चल जाएगा, एक बार आपको पता चलेगा कि हाँ सारे क्वेश्चन हमारी वीडियोस में से आ रहे हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम खुद ब खुद देखोगे उसको। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये स्टडी मटेरियल के लिए आपको नंबर प्रोवाइड करवाया गया है, कोई डाउट हो तो यहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो कहां पर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या फिर रोहेलखंड में? तो कहां पर था ये मत्स्य महाजनपद, राजस्थान के अंदर स्थित था। राइट आंसर बी। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर करेंगे, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो फिर तुक्का तो जो मर्जी मार दीजिए, वो सही नहीं हो पाएगा। मत्स्य महाजनपद उस कहां पर था, राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय इतिहास में द्वितीय शहरीकरण के नगर प्रमुख गंगा घाटी में अवस्थित है, तो ये बिल्कुल ठीक है। भारतीय इतिहास में द्वितीय शहरीकरण के नगर जो है प्रमुख गंगा घाटी में अवस्थित हैं। कथन 2, उच्च लौह तकनीक जो कि कृषि अधिशेष को सुनिश्चित करती है शहरीकरण की इस प्रक्रिया के लिए नैमित्तिक है, तो ये बिल्कुल गलत है कि लोह की तकनीक से ही जो शहरीकरण हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मान लीजिए आपको मैं बता देता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा नहीं पता था लोगों का, फिर भी उनके जो है उन्होंने शहरीकरण कर रखा था। वो मतलब बिल्कुल सिटी में रहते थे, अच्छी वेल प्लान्ड सिटी थी बिना लोहे के भी। तो उस लोह तकनीक की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ओके, तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। देखिए यहाँ पर
दोनों कथन सत्य हैं? नहीं, गलत हो गया। दोनों कथन सत्य हैं, ये भी गलत है। कथन एक सत्य है और किंतु कथन दो असत्य है, तो राइट आंसर क्या है? सी। कथन एक सत्य है और दूसरा कथन असत्य है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो महाजनपदों के बारे में यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, तो हमें देखना है कौन सा उसमें सही है और कौन सा उसमें गलत है। सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे, जहां शक्ति का प्रयोग लोगों द्वारा एक समूह द्वारा किया जाता था। तो कौन सा सही है? एक यहाँ पर सही होगा। सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे, जहां शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था। तो नहीं, सारे अलग अलग थे। यहाँ पर 16 जनपद थे, बिल्कुल अलग अलग थे। सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे, ऐसा नहीं है। महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे, महाजनपद अपनी अपनी सेनाएं रखते थे। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का सूचीबद्ध किया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये हमारा ऑफिशियल लोगो है, देख लीजिए। चलिए मैं आपको यहाँ पर 16 महाजनपदों के बारे में बता देता हूँ। 16 महाजनपद कई बार एग्जाम में पूछे जाता है, कौन कौन से हैं यहाँ पर नोट कर लीजिए आप लोग। काशी, कौशल, अंग, मगध, सबसे इंपॉर्टेंट, वज्जी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, कभी ना कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा महाजनपद नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो भी आपको पता चलेगा। और जो हमने नोट्स दिए उनमें ये सारे 16 महाजनपद, उनकी राजधानियां और उनसे जो इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सारी वहां पर मैंने अलग से प्रोवाइड करवाई हुई है। वत्स, उसके बाद है पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, कुरु, और यहाँ पर एक रह गया, कौन सा रह गया ये? ध्यान से देख लीजिए, मुझे खुद यहाँ पर ध्यान नहीं आ रहा है। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, चेदी, वत्स, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, कुरु। अब एक रह गया मल, ये रह गया मल। ठीक है, टोटल 16 महाजनपद है, इनको याद कर लीजिए। काशी की जो राजधानी है वो वाराणसी है, कौशल की श्रावस्ती है, अंग की चंपा है, मगध की राजगृह है, यहाँ पे पाटलिपुत्र हो गई, वज्जी की वैशाली, मल की कुशीनगर, चेदी की यहाँ पर बुंदेलखंड, ये मुझे चेदी की कैपिटल नहीं याद आ रही है, तो सॉरी उसके लिए। वत्स कौशाम्बी, और पंचाल की है ये पंचाल की शायद रामनगर या बरेली होगी, और मत्स्य की विराटनगर, शूरसेन की मथुरा, अश्मक की पोटली या पोतना, इसको पोटली या पोतना लिखा जाता है, अवंती इसकी उत्तरी उज्जैनी, गांधार तक्षशिला कंबोजा की, राजपुर या फिर हाटक जो कि कश्मीर के अंदर है, कुरु की इंद्रप्रस्थ। तो ये सारी याद रखिए कैपिटल्स, आपको ये 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर भी इसके अलावा किसी का कोई डाउट बच गया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम कि फॉरेन इन्वेडर इन इंडिया, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। किसी का कोई भी डाउट बच गया तो आप हमसे पूछ सकते हैं। डेली क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपके साथ साथ में हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, ये सारे क्वेश्चन डेली किए जा रहे हैं, तो वो भी देख लिया कीजिए। और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लिया कीजिए। प्लीज कमेंट करके मुझे बता दिया कीजिए कि लेक्चर आपको कैसा लगा। इसके अलावा हमारी लेक्चर सीरीज भी चल रही है, वो भी देख सकते हैं आप, वहाँ पे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी देख लिया कीजिए। कोई डाउट हो तो पूछ लिया कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।